Good morning to all of you once again in this accountancy business study class. Yesterday we were discussing the nature of management. तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है हमने कल डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट जो है वो 3 टाइप्स में मान सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. तो वी हैव डिस्कस्ड yesterday मैनेजमेंट एज ए साइंस. Means we have discussed the feature of the science, and that features were available in the management or not. The first feature was the systematic body of knowledge. In science, there is a systematic body of knowledge, means everything is studied as a system, and same thing is also in the management. Means we does BBA, MBA and other process, and the same thing was available in the science. And the second was a principle are based on experimentation. Means the principle is based on experimentation. The science principles are based on the totally on experimentation and observation basis. Same thing is also in the management, but it is not 100% applicable in the management. Therefore, it is partially science. Means it is in social science. And third was the universal validity. The science rules are applicable everywhere. And same thing is also somewhere that management principle may be applicable all over the world, but it is not 100%. Therefore, we can say that some features of science is also available in management. Therefore, we can say that it may be a science, but it cannot be a pure science. It is an extra social science. The second is management as an art. तो मैनेजमेंट जो है वो एज ए आर्ट है. तो हम सेकंड में इसको डिस्कस करते हैं. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है. तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन +1 आल्सो द फीचर्स ऑफ द आर्ट, एंड द सेम फीचर्स वी विल डिस्कस हियर आल्सो. एंड इन दीज पॉइंट्स वी विल compare with the management that they belongs to the art or not. We will discuss here. तो हम जो है सबसे पहले इसमें लेते हैं वो कौन सा है. तो सबसे पहले आपके पास में जी कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो सबसे पहले आपका है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. आपका जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इन आर्ट देयर इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इन आर्ट्स मतलब कला के अंदर यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इन म्यूजिक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द राग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्हार्स, एंड दीज राग्स एंड दीज मल्हार्स दीज आर गेन बाय द सिस्टमेटिक अप्रोच, बाय द सिस्टमेटिक स्टडी. तो आपके जितने भी इसके अंदर हम देखें, आपके जो भी राग हैं या जो भी मल्हार हैं, उनको एक्वायर करने के लिए आपको पूरी की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ती है. तो ठीक इसी प्रकार से आपका जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी आपको सिस्टमेटिक बॉडी जो है वो आप उसमें लेते हैं. उसी प्रकार से आप टीचिंग आप इसकी पढ़ाई करते हैं. तो पहली फीचर हम कह सकते हैं कि जो आर्ट की जो फीचर है पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो आपके मैनेजमेंट में भी है. तो हम कह सकते हैं कि आपका जो है मैनेजमेंट इज ए आर्ट. तो हम इसको आर्ट कह सकते हैं. सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सेकंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है. अब आपके जो भी अगर म्यूजिक में हम देखें या आप कोई ड्राइंग में देखें, तो सभी लोगों को एक ही राग गाने को दिया जाता है या एक ही ड्राइंग बनाने को दी जाती है. पर उसमें कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई लास्ट आता है. अब उनमें डिफरेंस क्या है. इसका मतलब द सेम थिंग दे हैव गिवन टू अचीव, और सेम टास्क इज प्रोवाइडेड टू देम, एंड सम वर टॉपर्स एंड सम वर द लूजर्स. तो अब उसमें क्या है कि आपका यहाँ पर हर
चीज़ को पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, कौन आदमी उसको किस प्रकार से यूज़ करता है, ठीक है, और उससे किस प्रकार से वो क्रिएटिव बना करके उस चीज़ को अच्छा बनाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपके मैनेजमेंट में भी है कि मैनेजमेंट में भी आपके जो है मैनेजर्स हैं वो सेम एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर सेम मैनेजर होते हैं और वही सेम लोग हैं और वही मशीनरी हैं और वही आपका मटेरियल है। पर एक मैनेजर आते ही तो जो है कंपनी या फैक्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी चल पड़ती है और दूसरा आदमी आता है तो वही कंपनी या फैक्ट्री जो है वो लूज़ कर जाती है। अब इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो सेम है, पावर्स वर सेम टू ऑल द मैनेजर्स, ऑल द थिंग्स वर सेम फॉर द ऑल द मैनेजर्स, बट स्टिल one manager is successful and another is not successful. It means he has applied the principle of management in different manner and the second has applied the principle of management in different manner. इसका ये है कि हर आदमी को दूसरे लोगों से काम लेने की कला होती है। ठीक जिस प्रकार से आपका म्यूजिक के अंदर आपका जो गीत है या कोई म्यूजिक बजाने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक कला होती है, तो ठीक उसी प्रकार से मैनेजमेंट भी करने का तरीका, दूसरे लोगों से काम लेने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो ये फीचर भी आपके मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है कि यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, यानी रिजल्ट ऑन द बेस ऑफ ए पर्सन हो सकता है, ठीक है जी। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आपका जो आर्ट है उसमें आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, आपके जो म्यूजिक में रियाज जो है वो लगातार किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, तो वो मोर एंड मोर परफेक्ट होता जाता है। अगर कोई एक तबला बजाता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और अगर वो प्रैक्टिस करनी छोड़ देता है तो उसका जो है प्रोफिशिएंसी वो ख़त्म हो जाती है। और आर्ट में जो है वो क्रिएटिव प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, यानी अपने तरफ से कुछ चीज़ें वो मिलाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसने ली, इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ मिला करके वो करता है, तो वो उतना बढ़िया म्यूजिशियन या उतना बढ़िया वो म्यूजिक प्ले कर सकता है। और उसी प्रकार से आपके मैनेजमेंट में भी चीज़ है कि इफ़ ए पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, naturally that person resolve the problems of the company or the workers immediately, क्योंकि उसने लगातार प्रैक्टिस की है, लगातार नए नए विचार उसके दिमाग में रहे हैं और उन विचारों को जो उसने पढ़ा और अपने खुद के विचारों से लगा करके वो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। आपके भी लाइफ में देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है आप उसको फेस नहीं कर पाते, पर आपके मम्मी या पापा को बताओ मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव ए लॉन्ग प्रैक्टिस और उनका उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का तरीका उनके पास में है। तो ये एक उनकी आर्ट है, एक कला है। इसका मतलब ये हुआ कि इन मैनेजमेंट इन आर्ट द मैनेजमेंट हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी मैनेजमेंट में ये फीचर भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो आर्ट में वो सेम साइंस में है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज इन आर्ट। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करें तो आपके जो मैनेजमेंट में है जो वो चीज़ आर्ट में है, तो यहाँ पर वो भी सक्सेसफुल है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो जो आपके आर्ट में क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस हैं सेम आपकी मैनेजमेंट में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका लगभग सभी फीचर्स इसके अंदर जो वो लगती हैं कि ये एक आर्ट है, और हम कह भी सकते हैं कि ये जो है एक आर्ट है, ठीक है। तो अभी जो है एक आपके जो राइटर थे कुटुंज ओडोनल ने, उन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, कि मैनेजमेंट जो है कि दूसरे लोगों से काम लेने की कला है, यानी उन्होंने तो प्योरली इसको आर्ट बोल दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वो क्या है कि मैनेजमेंट अगर इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट आपकी वो हम आर्ट कह सकते हैं। अब मामला ये कि हमने देखा कि एज ए साइंस था, उसके 3 पॉइंट्स, उसके 2 पॉइंट्स वो हमारे टैली कर रहे थे। तो एज ए साइंस था, आर्ट में एज ए आर्ट तो ये सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट एज ए आर्ट थी, तो ये तीनों के तीनों चीज़ें इसके अंदर आपके जो है इन्वॉल्व हैं, तो हम कह सकते हैं आर्ट हैं।
और मैनेजमेंट एज ए साइंस जो था उसमें दो चीज़ें आपकी टैली करती थी, वो दो कौन सी थी? एक तो ये थी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आपकी जो है साइंस में भी थी और ये आर्ट में भी है। दूसरा है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, या क्रिएटिविटी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं हम, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये साइंस में आपकी दो फीचर्स जो है मैनेजमेंट से मिलती थी, जबकि आर्ट में आपके तीनों फीचर्स मिलती हैं। तो हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि ये केवल आर्ट ही है, केवल साइंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फीचर्स की मिलती जुलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो वो एक आर्ट भी मान सकते हैं और एक साइंस भी हम उसको मान सकते हैं। ये हमारा एक एंगल है, ठीक है। अभी हमारा एंगल है। अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर आपके आ जाए कि दोनों में क्या है, तो फिर आप कहेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्योंकि वहाँ पर उसकी फीचर्स ज़्यादा जो वो सिमिलरिटी हैं, इसमें सिमिलरिटीज़ कम है, ठीक है जी। और थर्ड आपके पास में ये कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है, हम उसकी ओर डिस्कस कर लेते हैं। यानी आपके तीन एंगल से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस विच यू डिस्कस यस्टरडे, एंड सेकंड इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट विच वी डिस्कस जस्ट बाय नाउ, और थर्ड हम करते हैं कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट आपका प्रोफेशन है? वी हैव डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आल्सो इन +1। तो वहाँ पर भी हमने प्रोफेशन की जो कुछ फीचर्स थी हमने डिस्कस की थी। तो उन फीचर्स में आपकी कौन कौन सी थी? तो पहली फीचर थी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है जी। तो आपकी सबसे पहली फीचर थी वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपकी जो प्रोफेशन है उसकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हम मानते हैं कि ये कहते हैं कि आपका जो इन एवरी प्रोफेशन देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स द प्रोफेशन टू गेन द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन। ये कहते हैं कि हर प्रोफेशन की जो है अपना एक सीखने का तरीका होता है। चाहे आपके डॉक्टर्स हैं वो MBBS करते हैं, वहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो वो लेते हैं, और उसी प्रकार से आपके जो लॉयर्स हैं वो LLB करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोफेशन है, इसकी सबसे पहली बात तो ये थी कि उसकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उनकी अच्छी तरीके से एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। और सेम थिंग इज आल्सो इन द मैनेजमेंट। आपके मैनेजमेंट भी इसी प्रकार से हैं कि आपकी इतनी सारी बुक्स जो मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट की स्टडीज़ के ऊपर लिखी हुई हैं, और जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं उनको इन बुक्स के अंदर से ढूंढ करके उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आपके प्रोफेशन के अंदर आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज बुक्स के थ्रू मिलती है, ठीक उसी प्रकार से मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि आपका चाहिए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन आपका सही है। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि एवरी पर्सन कैन नॉट मूव टू द मैनेजमेंट डायरेक्टली। In profession, every person cannot move directly. If any person want to become a doctor, there is a restriction. Every person cannot be a doctor because he must having possess the degree of MBBS. Or any person who want to become a lawyer, then he must have possess the degree of a LLB. Same thing is also in the modern era, that if any person want to be manager, he must possess the degree of MBA. तो उसको जो MBA की डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। पर हम ये कह सकते हैं
कि ये प्रेजेंटली जो है ये चीज़ अभी शामिल नहीं हो पाई मैनेजमेंट में कि केवल MBA होल्डर ही जो है वो मैनेजर बनेंगे। अभी भी जो है दूसरे लोग मैनेजर बनते हैं, अनपढ़ लोग भी मैनेजर बने हुए हैं, तो इसके अंदर ये 100% लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। आपकी जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उनका जो प्रोफेशन के अंदर होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। अब जिस प्रकार से आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो आफ्टर पोजिंग द डिग्री ऑफ MBBS देन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड yourself with the Medical Council of India, and if you have possessed the degree of LLB, then you have to register yourself with the Lawyer Bar Council of India, and the same thing is also in the management. If you are the degree holders, then you should get registered yourself with the AIMA New Delhi और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता। तो इनमें से आप किसी को रजिस्टर आपको करवाना होता है, पर अभी ये 100% लागू नहीं हो रहा है। अभी भी लोग जो है MBA करके डायरेक्ट अपना बिजनेस के अंदर जो है मैनेजर अपॉइंट हो रहे हैं, उनको IMA से या आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता उससे वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका 100% लागू नहीं होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। Existence of ethical codes। एथिकल कोड का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। एथिकल कोड का मतलब क्या होता है कि एथिकल कोड का मतलब होता है कि आप जो है ऐसी बातों को मानेंगे जो आपके प्रोफेशनल एसोसिएशन ने आपके लिए फिक्स कर रखी हैं, यानी एथिकल कोड उन लोगों ने बना रखा है। जिस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं, किसी एडवोकेट को हायर करते हैं, एंड यू आफ्टर सम टाइम यू थिंक दैट ही इज़ नॉट कैपेबल पर्सन, यू वांट टू चेंज योर एडवोकेट। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल you the other person, the other advocate who will take your case, he had to obey the कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि वो पहले वाले एडवोकेट से, वकील से जो उसके NOC लेगा, अगर वो NOC देता है तो फिर वो आपका केस लड़ेगा, वरना तो केस नहीं लड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आपके जो डॉक्टर्स हैं, एक हॉस्पिटल से अगर आप आए तो पहले वाले हॉस्पिटल से के डॉक्टर से बात करेगा कि इस पेशेंट की जो है आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं इस केस को ले लूँ क्या, तो उसी प्रकार से लेगा। तो इसमें भी आपके जो मैनेजमेंट है इसके अंदर भी आप किस प्रकार की जो प्रोफेशनल एसोसिएशन से जो AIMA है और हैं, उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, उनको अवॉइड करना होता है, पर ऐसा इसमें पॉसिबल अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जिस्टेंस अभी भी आपके मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये चीज़ में लागू होता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, आपका जो प्रोफेशंस हैं उनके अंदर सबसे पहले तो आपका सर्विस मोटिव होता है। मीन्स द प्रोफेशनल सर्विस सर्व टू क्लाइंट विद द डेडिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उनका एक डेडिकेशन होता है क्लाइंट के लिए कि आपका डॉक्टर सबसे पहले उसका काम पेशेंट को ठीक करना होता है, आपका जो एडवोकेट उसका काम पहले जो है आपके अपने क्लाइंट को जो है अच्छी सलाह देना होता है, उसके बाद में जो है उनकी फ़ीस की बात आती है। पर आपका यहाँ पर मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट का काम जो है वो मैं ये कह सकते कि सबसे पहले तो वो आपके जो समाज है, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो दूसरे लोग हैं उनकी सेवा करना उसका पर्पज़ होना चाहिए, पर वो अभी भी इसमें लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये लास्ट वाला भी जो है सर्विस मोटिव वो भी आपका इसमें अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। तो हम कहें कि आपके जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम यूज़ करके देखें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो आपकी फिट बैठती है।
पर आपकी सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये भी नहीं चल रहा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ये भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, एग्जिस्ट ऑफ एथिकल कोड ये भी लागू नहीं होता है, और सर्विस मोटिव ये भी आपका लागू नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एज ए प्रोफेशन तो आपका 100% सही नहीं है। तो हम अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इज ए द मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और नॉट, तो आप उसमें क्लियरली लिखेंगे मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन, और आप उसमें हो कि गिव द रीजंस, तो रीजन से आप इन्हीं पॉइंट को बताएंगे, और लास्ट में एक लाइन लिखेंगे दीज आर नॉट प्रेजेंटली इन द मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट्स हैं, इनमें कि ये पॉइंट्स अभी भी मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका प्रोफेशन नहीं है। तो आपसे पूछे है क्या, तो आप ये बताएंगे कि मैनेजमेंट जो है दैट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, क्योंकि आर्ट के आपके 3 जो फीचर्स थी वो टैली कर रही थी, साइंस की जो 2 फीचर्स थी वो मैच करती थी। तो इसका मतलब आर्ट और साइंस में तो वो मैच करती हैं, पर प्रोफेशन में केवल एक ही चीज़ मैच करती, ज़्यादा मैच नहीं करती हैं। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट ऐसा पूछना चाह रहे हो तो आप, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। बच्चे कितने आए हैं देखना एक बार। कितने स्टूडेंट आए हैं? 11। चलो कुछ तो बड़े हैं, औरों को बोलो भाई, क्योंकि ये अभी नहीं लगता कि 1 महीने तक लॉकडाउन खुलेगा क्या, ये तो मामला ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए अगर हम इसे सारे साल, तो ऐसा हम ना बोलो, अच्छे अच्छे बोलो। ये जो ना, ये हो सकता है कि मई के अंदर लगे कुछ ऐसा चलता रहे, जून से शायद खुल जाए स्कूल, जून या जुलाई में। ठीक है, तो भगवान ऐसा ना करे कि सारे साल चलता रहे, सारा साल चला तो हम तो मारे जाएंगे, ना आपको पढ़ा पाएंगे ना आप पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपके पास में पॉइंट है दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट के लेवल कितने हैं। तो अब यह कहेंगे मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है जी, लेवल तो क्या मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट है बिजनेस को मैनेज करना, मैनेजमेंट ही है। पर ऐसा नहीं है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। आपका स्कूल जो है, ये आप देखें स्कूल में आप आते हैं तो स्कूल में आपके प्रिंसिपल हैं, वो राउंड लेते हैं, राउंड लेते हैं तो वो पढ़ाते तो नहीं, राउंड लेते हैं, राउंड लेते हैं तो क्या होगा कि जितने बच्चे हैं सभी क्लासों में ठीक बैठे कि नहीं बैठे, सभी टीचर्स ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनका काम ये है। और सबसे नीचे जो टीचर हैं, टीचर जो वो क्लासरूम में आके देखते हैं बच्चे ढंग से बैठे कि नहीं बैठे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसका ये हुआ कि टीचर्स के नीचे बच्चे हैं, उनके ऊपर टीचर हैं, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के ऊपर भी एक हमारी जिसको बोलते हैं स्कूल की मैनेजमेंट, वो भी है। यानी स्कूल के जो 10, 12, 15 मेंबर्स हैं, वो साल में 1 बार या 2 बार स्कूल के अंदर मीटिंग करते हैं, जो स्कूल के प्रॉब्लम्स हैं या स्कूल के बारे में जो भी उन्होंने डिसाइड करना है तो वो लोग करते हैं। इसका ये हुआ कि हमारे स्कूल में एक सबसे ऊपर है वो मैनेजमेंट है, यानी टॉप मैनेजमेंट वो है जो सारे काम वो देखती है। वो सारे के सारे काम जो करवाना चाहती है प्रिंसिपल को बताएंगे कि आपने ऐसे ऐसे काम करवाना है। प्रिंसिपल जो वो मिडिल के अंदर आ गया, और उसके बाद में जो टीचर्स हैं वो लोअर लेवल में आ गए कि वो लोग जो बच्चों को जो वो कंट्रोल करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं जैसा आपके प्रिंसिपल सर चाहते हैं, और प्रिंसिपल सर वो काम करते हैं जो आपकी मैनेजमेंट चाहती है। इसका लिए हुआ कि आपके 3 लेवल आपके पास ही हो गए। तो पहला आपका टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, और तीसरा आपका सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं, एक ट्राइंगल बना लें हम, इनको यूं भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो है एक ऊपर का तो हम ले लीजिए, ये होगा जी टॉप लेवल, ये आपका है टॉप लेवल। दूसरा आपका ये आपका होगा जी मिडल लेवल, मिडल लेवल। और थर्ड आपका ये होगा जी, इसको हम 3-4 नाम हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोअर लेवल भी बोलते हैं, इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, या हम इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं, या हम इसको फ्रंट लाइन भी बोल सकते हैं,
फ्रंट लाइन भी बोल सकते हैं। तो यानी आपके टॉप लेवल देखो थोड़े से आदमी हैं, ठीक है, मिडिल लेवल में थोड़े ज़्यादा आदमी हैं, ठीक है, और लोअर लेवल में और ज़्यादा आदमी हैं। तो ये आपकी जो मैनेजमेंट है वो 3 टाइप के हो गए जी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। आपके जो टॉप लेवल्स होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? तो आपके टॉप लेवल में जो है, मैं जैसा एग्जांपल है मैं वैसा बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। आपके जो कंपनी होती है उसमें कंपनी के अंदर टॉप लेवल में कौन होते हैं? उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये शेयर होल्डर की मीटिंग में चुने जाते हैं। उसके बाद में चेयरमैन हैं, आपके चेयरमैन हो गए, ठीक है, आपके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनके कोई भी नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर मेनली आपके ये नाम है, इन्हीं नामों को हम दूसरे नामों से पुकार सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो ये जो है सारे के सारे लोग साल में 1-2 बार मीटिंग करते हैं और ये लोग जो पूरी की पूरी कंपनी की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी किस प्रकार से क्या काम करेगी। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। आगे हम जो इनके वर्किंग ऑफ है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सेकंड आपके पास में जो मिडिल लेवल है, तो मिडिल लेवल में आपका परचेज मैनेजर हो गया, ठीक है, सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से फाइनेंस मैनेजर हो गया, यानी जो मैनेजर लेवल के आपके लोग हैं, ठीक है। और आपका जो है जो HOD होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या डिविजनल हेड हैं, वो सारे के सारे लोग इसके अंदर आते हैं। तो आपके जिस प्रकार से ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके बाद में नीचे आपके जो सबसे ऊपर तो टॉप लेवल हो गया, उसके नीचे आपके फिर काफ़ी सारे मैनेजर हो गए, उन मैनेजर्स के नीचे भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और फिर सबसे नीचे है तो उसमें आपका सुपरवाइजर होगा, ठीक है, आपका फोरमैन हो सकता है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, आपका क्लर्क है, और इस प्रकार की जितनी पोस्ट हैं वो सारी की सारी लोअर लेवल में आती हैं। अब इन लोगों का सीधा संबंध है जो नीचे जितने वर्कर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो लोग नीचे काम करते हैं, उन सभी के साथ में इन लोगों का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, इन लोगों के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिलेशन केवल आपके मिडिल लेवल से होता है। मिडिल लेवल का रिलेशन लोअर लेवल और अपर लेवल से होता है, और जबकि लोअर सुपरवाइजर लेवल का जो रिलेशन इन वर्कर के साथ में और इस मिडिल लेवल के साथ में होता है, ठीक है। तो यानी टॉप लेवल का केवल एक के साथ रिलेशन होता है, बाकी इन दोनों का आपस में सभी के साथ में रिलेशन होता है। तो आपका जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके 3 टाइप्स के हो गए जी। वो आपका हो गया दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम कहें कि इसमें अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का क्या रिलेशन रहेगा, तो इसमें अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे आती है, अब इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है ये, और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है। अथॉरिटी होती है पावर, अथॉरिटी होती है पावर, तो पावर जो है सबसे ऊपर ज़्यादा होती है और वो पावर को नीचे की तरफ बांटते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी पावर मिडिल लेवल को दे दी, मिडिल लेवल ने अपनी पावर लोअर लेवल को दी, लोअर लेवल ने अपनी पावर वर्कर्स को दी, ठीक है। तो यानी आपकी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड्स चलती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। अकाउंटेबिलिटी, कौन किसके लिए जवाबदेह होगा, जवाबदेह कौन होगा, जो आपके वर्कर्स हैं वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो जवाब देंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट को। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट जवाब देगी मिडिल लेवल को काम पूरा क्यों नहीं हुआ, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जवाब देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। इसका ये हुआ कि सबसे ज़्यादा पावर इसके पास में है, इसके पास सबसे कम है। सबसे ज़्यादा काम करना इनके पास में है, जवाबदेही इनके पास में, काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, और सबसे कम अकाउंटेबिलिटी इनके पास में है। तो यानी अथॉरिटी आपके अपवर्ड टू डाउनवर्ड और अकाउंटेबिलिटी आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करता है,
ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को? इसमें अगर कोई आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में, अगर कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों के फंक्शन कौन कौन से हैं और उन फंक्शंस के बेस पे फिर जो है इनकी पावर्स कौन सी हैं वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर आपका जो है लगभग ये मान लो कि 3 या 4 दिन के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपका जो है अकाउंट बिजनेस स्टडीज़ के अंदर सिलेबस ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको समझा करके अच्छी तरीके से चलूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आप भी कोशिश करो कि हर चीज़ समझने की कोशिश करें। हालांकि जो लिमिटेशन है वो तो हैं ही, उनकी बात हम नहीं करते, पर ये जो कमियां होते हैं उसके बावजूद हम अच्छा कोर्स कर पाएँ, हम वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम जो फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर